गुड मॉर्निंग बच्चे लोग, कैसे हो तुम लोग। आज का टॉपिक जो हम लेके आए दैट इज फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में तुम लोग जानते हो, ऑलरेडी पढ़ चुके हो, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है, एक है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक है काइनेटिक फ्रिक्शन। इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को देखो किस तरीके से हम बहुत ही अच्छे तरीके से तुम लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। तो डटे रहो मेरे साथ, बिल्कुल बेफिक्र होकर रहो, मुस्कुराते रहो एंड इस फ्रिक्शन को देखो किस तरीके से आसानी से हम लोग देखते हैं। ये कोई तुम्हारे और मेरे बीच फ्रिक्शन नहीं है, ये टॉपिक्स है फ्रिक्शन। ऐसे हाथ पकड़ के इस तरीके से कर लो, देखो टेम्परेचर जनरेट हो गया, अपने दम में आ जाओ बिल्कुल। चलो मेरे साथ देखो, क्वेश्चन जो हमने लिया है ये दो ब्लॉक है ए एंड बी। ये दोनों ब्लॉक जैसे लिखा है ए एंड बी आर टू ब्लॉक्स placed over each other as shown in figure। ये जो फिगर है देखो, फिगर में ए एंड बी दोनों ब्लॉक है, ब्लॉक एक के ऊपर दूसरे को रखा गया है, ठीक है, एक के ऊपर दूसरे को रखा गया है, एक ब्लॉक है। ग्राउंड के ऊपर ये ब्लॉक है, यह है तुम्हारा ग्राउंड। ये ग्राउंड और ए के बीच जो फ्रिक्शन है ये 0 है, और बी और ए के बीच जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो है μ1। तुम लोग जानते हो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, ए ब्लॉक का जो कांटेक्ट सरफेस है उसका अपना प्रॉपर्टी होता है। दोनों ब्लॉक का जो वेलोसिटी है वो दोनों को ही शुरुआत में v0 वेलोसिटी दिया गया। कैसे दिया गया? शायद हमने इस तरीके से पुश कर दिया दोनों को, दोनों का ही इनिशियल वेलोसिटी v0 है। इन दोनों के मास के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो क्वेश्चन ये है, A and B are two blocks placed over each other as shown in figure. The contact surface between A and B is rough. इन दोनों के बीच contact surface rough है, उसका coefficient of friction है μ1. But between A and ground it is smooth. A and B के बीच ये surface तुम्हारा smooth है, that is μ0 0. Both are given initial velocity v0. दोनों का ही initial velocity है v0. ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। ऑप्शंस है, आफ्टर टाइम t वेलोसिटी ऑफ a विल इंक्रीज एंड दैट ऑफ b विल डिक्रीज। मतलब t टाइम के बाद, शुरुआत से t टाइम के बाद a का जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगा और b का वेलोसिटी डिक्रीज होगा। ये पहला ऑप्शन। ऑप्शन बी, वेलोसिटी ऑफ a विल डिक्रीज एंड दैट ऑफ b विल इंक्रीज आफ्टर टाइम t। तो इसमें था आफ्टर टाइम t वेलोसिटी ऑफ a विल इंक्रीज, इसमें वेलोसिटी ऑफ a विल डिक्रीज। इसमें था b विल डिक्रीज, इसमें है b विल इंक्रीज आफ्टर टाइम t। सो दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, वेलोसिटी ऑफ a कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। एंड ऑप्शन डी, वेलोसिटी ऑफ a एंड b विल रिमेन सेम। सो दीज आर द 4 ऑप्शंस। क्लियर? सो फिर से दोबारा देख लो क्वेश्चंस को। ये तुम्हारा ए एंड बी दोनों ब्लॉक है, दोनों का ही तुम्हारा वेलोसिटी है v0 शुरुआत से हम लोग पुश करके व किसी भी तरीके से हमने दिया है। इन दोनों के बीच फ्रिक्शन कोएफिशिएंट μ1 है, ग्राउंड के साथ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0 है। क्लियर? और ये चारों ऑप्शन है कौन सा सही। नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। हम लोग इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व होगा देखो। तो सॉल्व करने के लिए हम एक तुम लोग को तरीका बताएंगे, सोचने का तरीका। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, सोचना। सब फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है किस तरीके से तुम इस क्वेश्चन को टैकल करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के ऊपर बच्चे को क्वेश्चन सॉल्व करना आना डिपेंड करेगा। तो कैसे सोचेंगे? तुम्हारे पास दो फ्रिक्शन है, स्टैटिक एंड काइनेटिक। मतलब फ्रिक्शन लगेगा तो दोनों के बीच कोई ना कोई होगा। तो पहले जानना चाहिए, जरूरी है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगेगा। तो ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ना बच्चे, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये उतना कनिंग नहीं है। मतलब ये बहुत ही सीधा सीधा आंसर है, ठीक है। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगेगा? व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन। तुम लोग जानते हो रिलेटिव मोशन, व्हेन देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट। तब तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। जब दोनों के बीच, जैसे मान लो मेरा हाथ इसके ऊपर से जा रहा है,
तो ये मेरा दोनों हाथ के बीच रिलेटिव मोशन है, एक के हिसाब से दूसरे का मोशन है, तो तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, इधर लग रहा है ना, समझ में आ गया ना, बिल्कुल आ गया। तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है ना, वो म्यू के इंटू ए होता है। क्या म्यू के क्या है तुम्हारा, इसको बोलता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये जो एन है इसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ये तुम लोग जानते हो, ठीक है। ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, इस तरीके से लगता है, इसको पुश करता है, ऑलवेज पुश करता है। अब फ्रिक्शन कैसे लगेगा, फ्रिक्शन सरफेस बराबर लगेगा, ये सरफेस बराबर लगता है फ्रिक्शन। सो ये हो गया तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन। अब आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखो, अब जो हम बताने जा रहा है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन, बहुत ही खतरनाक है। इसी के वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट को मैंने देखा प्रॉब्लम होता है, ये कॉन्सेप्ट को बिल्कुल पकड़ से समझना चाहिए। अब तुम लोग को आता है, तो मैं सिर्फ तुम लोग को रिविजन कर रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसीलिए हम तुम लोग को थोड़ा सा समझा रहा है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो चुका है, इसके लिए रिलेटिव मोशन चाहिए। अब आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। इसमें देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है whenever there is a tendency of relative motion, रिलेटिव मोशन नहीं है, अब टेंडेंसी है। टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे अब तुम किस चीज को खींच रहे हो बट वो आगे नहीं जा रहा, तो उसका टेंडेंसी है जिस तरफ तुम खींच रहे हो उस तरफ जाने का, बट वो नहीं जा रहा है। जैसे देखो इधर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को तुम इस फोर्स से खींच रहे हो, इसको हम ऐसे लिखे, मतलब ये चेंज हो रहा है। जैसे हो सकता है ये फोर्स है 2t, t है टाइम, ये t जो है ना ये टाइम है, तो टाइम के साथ साथ ये फोर्स चेंज हो रहा है। तुम खींच रहे हो बट तुम देख रहे हो आगे नहीं जा रहा है, क्यों, कौन इसको रोक रहा है, ये है उसके पीछे रेजिस्टेंस, इसका टेंडेंसी है इधर जाने का, तो इसको रोक रहा है। ये है तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन। बहुत ही खतरनाक फोर्स है, बहुत ही कनिंग है इसका नेचर, ठीक है ना, बहुत शूड है। ये क्या करेगा, जितना इसका वैल्यू होगा इसका वैल्यू भी उतना ही होगा, ये दोनों ऑलवेज सेम होता जाएगा up to a certain limit, and it is this is the maximum value of static friction। इसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसका नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन, तुम लोग जानते हो इसका नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इतना दूर तक वो रुक सकता है, इसके बाद वो रुक नहीं पाएगा, ठीक है ना। सो ये है इसका नेचर, जब टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होगा तब वो लगेगा, रिलेटिव मोशन नहीं, जाने का टेंडेंसी है। तो ये टेंडेंसी को ले आने के लिए तुम्हें बाहर से कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कॉज होगा, कुछ ना कुछ कॉज, फोर्स हो सकता है, कुछ ना कुछ कॉज होगा जिसके वजह से उसको जाने का टेंडेंसी तैयार होगा। दोनों एक सरफेस के साथ और एक सरफेस के बीच एक टेंडेंसी होगा, जब वो टेंडेंसी होगा तो फोर्स लगेगा, और वो फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग होगा, 0 से लेके इस वैल्यू तक चलेगा। तो ये दोनों है टेंशन, दोनों टेंशन का, इसका कोएफिशिएंट है म्यू एस और इसका है म्यू के। बट इस क्वेश्चन में तुम देखो आपने म्यू और म्यू टू दिया, क्यों, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होता है, इसीलिए मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में तुम्हारा म्यू रहेगा। जो म्यू तुम्हारा म्यू एस भी हो सकता है, म्यू के भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। सो दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो दोनों को हमने समझा दिया, अब इसका एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में हो। सो अब बच्चे देखो, तुम लोग के पास क्लियर कट आइडिया आ चुका है कि काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन कब कैसे ना। देखो इसको हम अप्लाई करने जा रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में आ जाओ। तुम लोग को क्या देखना है, तुम लोग को देखना है कि भाई एक काइनेटिक फ्रिक्शन होगा ना स्टैटिक होगा, नहीं कि नहीं। तो कैसे देखो, पहले देखो स्टेप वन चेक काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होना चाहिए। अब देखो दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन है, बिल्कुल नहीं, दोनों ही वी नॉट। सो रिलेटिव मोशन ए और बी के बीच बिल्कुल 0 है। सो काइनेटिक फ्रिक्शन 0। ना तुम बोलोगे भाई ग्राउंड में, अब ग्राउंड में तो कोई फ्रिक्शन है ही नहीं,
तो ग्राउंड में भी फ्रिक्शन नहीं है तो फ्रिक्शन होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0 है तो काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होगा। तो बात खत्म, क्योंकि ग्राउंड बिल्कुल स्मूथ है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होगा, नो काइनेटिक फ्रिक्शन। अब हमारा है स्टैटिस्टिक 2, ये इसमें देखना है चेक स्टैटिक फ्रिक्शन। कैसे हम चेक करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन? भाई रिलेटिव मोशन का कोई टेंडेंसी है क्या? अब इसमें सबसे जरूरी बात है कि देखो इसमें क्या क्या फोर्स है, तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। ये में ये तुम्हारा हो गया नॉर्मल रिएक्शन, ये उसका वेट कुछ भी होगा दिया नहीं है, इधर से भी तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन आएगा। अब हम फ्रिक्शन को ड्रॉ नहीं कर रहे है ना, सिर्फ हम पहले इसको दिखा, इसमें आएगा नॉर्मल रिएक्शन, तुम लोग जानते हो, अरे उसका वेट होगा। अब इधर तो कोई फ्रिक्शन लग नहीं सकता है, लगेगा तो ये दोनों के बीच लगेगा, इस सरफेस में लगेगा, इस सरफेस में लग सकेगा, इस सरफेस में लगेगा ना। इश्यू है कब लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन तो नहीं लगेगा, लगेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। बट प्रॉब्लम यह है कि स्टैटिक फ्रिक्शन लगने के लिए इन दोनों के बीच टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। ग्राउंड में तो कुछ होगा ही नहीं, उसको हटाओ। अब टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स को काम आना पड़ेगा, वो फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन तो होगा उसके वजह से, बट कोई एक्सटर्नल एजेंट है क्या जिसके वजह से इसके और इसके बीच टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन डेवलप होगा? देयर इज नो एक्सटर्नल एजेंट, देयर इज नो एक्सटर्नल एजेंट to cause the tendency of relative motion between A and B। कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं है, सो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन भी नहीं होगा, तो बात खत्म। नो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, therefore static friction 0। so कुछ भी फ्रिक्शन नहीं होगा, तो कोई भी फ्रिक्शन नहीं है तो दोनों का वेलोसिटी चेंज करने वाला कोई है? ये सब तो चेंज नहीं करेगा, क्योंकि तो मोशन के साथ परपेंडिकुलर है। सो VA भी V नॉट होगा एंड VB भी V नॉट रहेगा, दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर? तो देखो कितना आसानी से एक फ्रिक्शन का जो सबसे बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होता है वो सॉल्व हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग फ्रिक्शन का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।